हेलो स्टूडेंट्स, हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और वो भी शॉर्ट में। ओके, उसी सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 11, व्हाट डू यू नो अबाउट जॉन वाइक्लिफ। तो जॉन वाइक्लिफ एक इम्पोर्टेंट फिगर है एज ऑफ चौसर का। 1328 में उसका जन्म हुआ। रिलीजियस रेफॉर्मर था मेन, और एक मुख्य उसका काम था वो था बाइबल की ट्रांसलेशन करना इंग्लिश में। सो ये फर्स्ट ऑथर है जिसने बाइबल को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, जॉन वाइक्लिफ ने। ऑक्सफोर्ड में टीचर थे वो, और अगेंस्ट थे एक्लीसियास्टिकल कोर्ट के। एक्लीसियास्टिकल कोर्ट वो कोर्ट थे तो धर्म के आधार पर न्याय करते थे, बाइबल के या क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग वो न्याय करते थे। और उसको पॉपुलरली कहा जाता है फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, इंग्लिश प्रोज के वो फाउंडर थे। और रियल ओरिजिनेटर थे यूरोपियन प्रोटेस्टेंटिज्म के। ये जो प्रोटेस्टेंट धर्म था जो ब्रिटेन में शुरू हुआ था, कैथोलिक के अगेंस्ट थे ये, तो ये उसके रियल ओरिजिनेटर माने जाते हैं। तो देखिए कितने मेन पॉइंट हो गए हमारे। नंबर 1, 1328 बर्थ, ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल जॉन वाइक्लिफ, और फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज जॉन वाइक्लिफ, एंड द रियल ओरिजिनेटर ऑफ यूरोपियन प्रोटेस्टेंटिज्म। यूरोपियन प्रोटेस्टेंटिज्म के ओरिजिनेटर थे, यानी पहले जो थे शुरुआत करने वाले थे उसकी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर आइडियाज अंडरलाइंग द वर्क ऑफ वाइक्लिफ। वाइक्लिफ के जो वर्क थे उसके मेजर आइडियाज़ क्या हैं। थ्रू आउट हिज राइटिंग अपील्स टू स्क्रिप्चर एज द प्राइमरी एंड सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ ऑल मैटर्स ऑफ कंट्रोवर्सी। अपील्स टू स्क्रिप्चर्स, ये इसका मेन मोटिव था। स्क्रिप्चर का मतलब जो चीज़ लिखी हुई है, जो लिखित बाइबल है, बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ है ये उसको सर्वोपरि मानते थे। ओके, इंसिस्टिंग दैट द पावर ऑफ पॉप इज सिंपली मिनिस्ट्रियल। और वो कहते थे कि पोप की जो पावर है वो सिर्फ मिनिस्ट्रियल है, यानी वो पोप खुद नहीं है कुछ भी, बाइबल ही सब कुछ है। ही सेंसर्स द करप्शन ऑफ द लॉयर्स एंड डिफेंड्स द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म। तो लॉयर्स और करप्शन है जो लॉयर्स के अंदर फैला हुआ, उसका उसने काफ़ी सेंसर किया, यानी विरोध किया और डिफेंड किया कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म को। राइटली बीन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हु ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किसके लिए बोला जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन, क्योंकि ये समाज सुधारक था, तो पहला समाज सुधारक था, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार वो हो जाता है जो शुरुआत में, सुबह सुबह की शुरुआत में जो सबसे पहले रोशनी का प्रतीक दिखाई देता है। तो ये इन्होंने रेफॉर्मेशन की शुरुआत की, इसलिए मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन इनको बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट वाइक्लिफ की बाइबल के बारे में। वाइक्लिफ जो बाइबल के लिए जाने जाते हैं अपनी, तो उसमें क्या है, इट इज़ द अर्लीस्ट कंप्लीट रेंडरिंग ऑफ द होली स्क्रिप्चर इनटू इंग्लिश। होली स्क्रिप्चर यहाँ बाइबल के लिए आया तो इसको इंग्लिश में सबसे पहले ट्रांसलेट करने वाले थे ये। ट्रांसलेटेड फ्रॉम लैटिन वल्गेट ऑफ सेंट जीरोमी, इट इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स प्रोज स्टाइल। इसीलिए इसको मतलब पहला प्रोज राइटर बोला जाता है इंग्लिश का। पायनियर द वे फॉर ए बेटर ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन भी इसी ने ही शुरू की थी इंग्लिश में करनी, क्योंकि इंग्लिश का शुरुआत लगभग इसी के एज से ही मानी जाती है। चौसर का समकालीन है ये जॉन वाइक्लिफ। व्हाट डू यू नो अबाउट जॉन गोवर। अब एक और राइटर, मेजर राइटर चौसर की एज का, जॉन गोवर। 1325 में जन्म हुआ। चौसर डेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चौसर डेडिकेट्स हिज क्रोइलेस एंड क्रेसिटी टू हिम। तो जॉन गोवर को डेडिकेट की हुई है ये उसकी जो चौसर की बुक है ट्रोइलेस एंड क्रेसिटी। उसके जो वर्क हैं, ये इसने 3 वर्क्स हैं इसके, कन्फेशियो अमेंटीज, वोक्स क्लेमेंटीज। तो नाम सिमिलर से हैं, कन्फेशियो अमेंटीज, वोक्स क्लेमेंटीज, तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। द लेटर इज ड्रीम एलेग्री इन विच द पोइट सिम्बोलिकली प्रेजेंट्स द पीजेंट्स रिवोल्ट ऑफ 1381। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि जो वोक्स क्लेमेंटीज है इसके अंदर इसने 1381 के पीजेंट रिवोल्ट को ड्रॉ किया है, इसका मेंशन किया है, एल्गोरिकली इसको रिप्रेजेंट किया है। इट इन्फ्लुएंस रस्किन, और ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रस्किन इनसे प्रभावित थे। कन्फेशियोमेंट इज द पोएम ऑफ 8 बुक्स विच सैटिराइजेज द करप्शन ऑफ चर्च। इट इज रिटन इन शॉर्ट ऑक्टोसिलिबिक कपलेट्स। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ें हमारी, एक तो ये हो गई कि ट्रोइलस एंड क्रेसिडी जो है चौसर की लिखी हुई, वो इसको डेडिकेट है जॉन गोवर को। दूसरी वॉक्स क्लेमेंटीज में ये 1381 का पीजेंट्स रिवोल्ट है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ओके,
नेक्स्ट, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट गोवर एज ए पोइट? तो पोइट के रूप में गोवर कैसे हैं? करेक्टनेस, प्लेजेंट मेलोडी एंड गुड क्राफ्टमैनशिप्स, ये इनकी खासियत रही है। गोवर लैक्ड इमेजिनेशन, ही लैक्ड चौसर्स ह्यूमर एंड हिज नैरेटिव एंड ड्रामेटिक पावर्स। गोवर इज मोर ऑफ ए मोरलिस्ट रादर देन चौसर। ये मोरलिस्ट है, एक साथ लिखना था इसको, मोरलिस्ट है, मोरल गोवर इसको बोला जाता था शॉर्ट में, याद रख लीजिएगा, मोरल गोवर। तो मोरलिस्ट ज़्यादा था, यानी इसकी जो पोएम्स थी या वर्क्स थे डाइडैक्टिक थे, नेचर में शिक्षाप्रद थे। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट विलियम लैंगलैंड? ये भी चौसर की एज का एक मेजर राइटर है। 1332 में जन्म हुआ। वाज पोइट एंड प्रॉफिट, पोइट भी था और प्रॉफिट भी था, संत भी था। इसका जो मेजर वर्क है लैंगलैंड का, विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायर्स द प्लोमैन, ये गलत लिखा हुआ है, पायर्स द प्लोमैन। पायर एक व्यक्ति था जो जिसका पेशा था प्लोमैन, यानी वो हल चलाता था, तो उसका पूरा नाम है, इसको पायर्स भी बोल देते हैं, पायर्स द प्लोमैन भी बोल देते हैं शॉर्ट में, पूरा नाम ये है इसका। ओके, द पायर्स, ये देखो यहाँ मिस प्रिंट फिर है, पायर्स इज ए सेटायर अगेंस्ट द कंटेम्प्रेरी चर्च। तो ये भी चर्च के खिलाफ लिखा गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चौसर की एज में चर्च का कितना बुरा हाल रहा होगा, सभी उसकी आलोचना कर रहे हैं। इट हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ सोशल प्रोटेस्ट इन द 14th सेंचुरी। लैंगलैंड्स पोइट्री इज एलिटरेटिव, इट इज़ एल्गोरिकल इन नेचर। ये एलेग्री है, नेचर के अंदर, मतलब एलेग्री है, कहानी में कहानी छिपी हुई है ये। मेंशन द इम्पोर्टेंट पोइटिकल वर्क्स ऑफ जॉफरी चौसर। अब चौसर पे आते हैं अपने जो इसके इम्पोर्टेंट वर्क हैं। तो चौसर के जो पीरियड को हम 3 भागों में बांट लेते हैं, फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश, ये आपको याद रखना है। पहले जो वर्क थे उसके वो फ्रेंच पीरियड से इन्फ्लुएंस थे, बाद वाले जो वर्क थे वो इटालियन थे, फिर उसके बाद में इंग्लिश, जिसमें मेजर कैंटरबरी टेल है। अमंग द वर्क्स ऑफ द फर्स्ट पीरियड आर, अब ये याद रखने वाली बात है, रोमांट ऑफ द रोज, बुक ऑफ डचेज एंड चौसर्स ABC, ये फ्रेंच वर्क से हो गए, फ्रेंच से इन्फ्लुएंस्ड हो गए। सेकंड जो इटालियन था वो थे हाउस ऑफ फेम, ट्रोइलस एंड क्रेसिडी एंड पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ये इटालियन पीरियड से इन्फ्लुएंस्ड हो गए, और लेजेंड ऑफ गुड वुमन भी है इसमें। और थर्ड पीरियड है वो है कैंटरबरी टेल्स, इंग्लिश का एक ही है, कैंटरबरी टेल्स। ओके, सो रोमांट ऑफ द रोज, बुक ऑफ डचेज एंड चौसर्स ABC, जी नहीं है, ABC है यहाँ पे। तो ये हो गए फ्रेंच के, ट्रोइलस एंड क्रेसिडी, हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, लेजेंड ऑफ गुड वुमन, इटालियन से हो गए। और थर्ड हो गया कैंटरबरी टेल्स, जो इंग्लिश पीरियड से हो गया। ओके, व्हाट इज मीन बाय द फ्रेंच पीरियड? अब फ्रेंच पीरियड में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। Started literary career under the French influence. As such, the works were written under the French influence are not very original. Original नहीं है, कॉपी किए हुए ज़्यादातर। ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ चौसर की क्या है? चौसर पोइट्री इज रिमार्केबल फॉर इट्स मेलोडी, म्यूजिक एंड इमेजरी, तो ये इसकी फीचर हैं। लव ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लव, लव आएगा यहाँ, लव ऑफ नेचर, इट्स पैथोज एंड इट्स ट्रेजेडी, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, जनरल फीचर्स हैं ये तो। Could you tell us something about the genesis of the Canterbury Tales? Genesis जो उसके मुख्य मुख्य बिंदु हैं। ए कंपनी ऑफ सम 30 persons अकॉर्डिंग टू द प्रोलॉग, 30% की कंपनी है प्रोलॉग के अकॉर्डिंग, बाय 30 एक्चुअल काउंट, 29 अकॉर्डिंग टू द प्रोलॉग, परंतु 30 है एक्चुअल में वो 30 लोगों की कंपनी है। While laying at Tabardin in Southwark on the eve of 34-day pilgrimage to the shrine of Thomas A. Becket, टॉमस ए बैकेट की श्राइन पे जा रहे थे, टैबर्डिन में रुके हुए थे, साउथवार्क प्रोविंस में थे। एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ हेनरी बेली, ये इंपॉर्टेंट है, हेनरी बेली जो होस्ट था वहाँ का इनका, shows them the way, they also approve of the host suggestion that to while away the tedium of the journey each pilgrim shall tell 2 tales on 60-mile ride Canterbury and 2 on the way back। तो सभी ने, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जाते वक्त भी हर पिलग्रिम 2 स्टोरी सुनाएगा, आते वक्त भी हर पिलग्रिम जो है वो 2 स्टोरी सुनाएगा। तो अब देखिए, आप 30 जने थे, तो 30 जने, एक जना 4 स्टोरी सुनाएगा, तो 120 स्टोरीज तो चौसर को लिखनी थी, लेकिन लिख वो 24 ही पाया था। ओके, इन दिस वे, इस तरह से वो रास्ते की बोरियत को दूर करने का इनका प्लान था। ओके, तो 120 टेल ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसकी टोटल करनी थी, लेकिन 24 ही कंप्लीट हो पाई। कुड यू कोट ए लाइन और 2 फ्रॉम चौसर टू शो म्यूजिकल क्वालिटी? म्यूजिकल क्वालिटी है ना, लेकिन इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि स्पेलिंग्स बहुत ही अलग सी है उस टाइम की। तो हिज म्यूजिक इज बी मीन टू बी हर्ड एंड एसेंशली
टू बी जज्ड बाय द का ईयर रादर देन, बहुत मिसप्रिंट है इसमें, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। द फॉलोइंग लाइन्स माइट बी कोटेड, ये एग्जाम्पल है म्यूजिकल वर्स का। ही वॉज एज फ्रेश एज इज़ द मंथ ऑफ मे, ये स्क्वायर के लिए लिखी गई है लाइन ये। ओके, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। डू यू एग्री विद मैथ्यू आर्नल्ड? आर्नल्ड ने एक बात कही थी कि चौसर की जो पोइम है उसमें हाई सीरियसनेस नहीं है। Arnold is absolutely wrong, अब इसमें wrong है ये। Supposing that the poetry Chaucer lacks high seriousness, one could quote examples of this high seriousness from Chaucer's Troilus and Cressida। तो हमें तो इससे नेगेटिव कमेंट है आर्नल्ड का, तो इससे हम सहमत नहीं हो सकते हैं। ओके, डू यू थिंक चौसर हैज एनी अपील फॉर द मॉडर्न रीडर? मॉडर्न रीडर के लिए क्या अपील है चौसर की? मॉडर्न रीडर ऑफ पोइट्री वांट्स पोइट्री टू बी रियलिस्टिक एंड टू बी सॉलिड, तो आजकल के रीडर रियलिस्टिक चाहते हैं पोइट्री को। He wants it to exhibit a deep understanding of the human mind. These qualities are found in abundance in poetry of Chaucer। तो मॉडर्न के लिए काफ़ी कुछ है चौसर में, बाकी इसमें याद रखने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है। Could you name some of the poets who have been influenced by Chaucer? चौसर से इन्फ्लुएंस्ड कौन हुए थे? बहुत सारे इन्फ्लुएंस हुए थे, क्योंकि इसको तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। तो इसमें अपने नाम है स्पेंसर, मिल्टन, ड्राइडन, कीट्स, टेनिसन, स्विनबर्न, रॉबर्ट ब्रिजेस, वाल्टर डेलामेर, जॉन मेसफील्ड, ये सब चौसर से इंस्पायर्ड थे। व्हाट इज़ मीन बाय कॉलिंग चौसर द फादर ऑफ द नॉवल, ये अपने नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं कि चौसर को फादर ऑफ द इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है। लिटरेचर तो कहा ही जाता है, नॉवल भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हम इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन से सारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर धीरे धीरे कवर कर देंगे। ओके, गुड बाय, गुड लक।